बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक जो आजकल चल रहा है वह क्वांटिटेटिव अप्रोचेज है। आज हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसकी थ्योरी भी कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। पहली बात यह कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री प्रोवाइड अ बफर टू स्मूथ आउट द डिफरेंस इन द टाइम एंड लोकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट। होता यह है कि वो एक बात कहते हैं कि ग्राहक का पता नहीं चलता किस वक्त आ जाए, तो आपके पास ज़रूरी मिकदार में इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर ये आपके पास स्टोर, बफर बेसिकली स्टोर को कहते हैं। इन्वेंट्री वो स्टोर है जिसमें आपके पास इजाफी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं और ज़रूरत के वक्त जो है ना आप कस्टमर को डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेंट्री ना हो तो कस्टमर कई दफ़ा पर ऐसा होता है कि कस्टमर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता, वो दूसरी शॉप पे चला जाता है। तो इन्वेंट्री रखना मजबूरी है। The purpose of inventory planning and control is to determine the optimum level of inventory necessary to minimize cost. प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेंट्री में बड़ी मिकदार में पैसा बंद हो जाता है, तो हमें ये कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो इसके हवाले से ये एक ज़रूरी बात है कि इन्वेंट्री को आप मैनेज करें ताकि वो इन्वेंट्री का कॉस्ट मिनिमाइज किया जा सके। इन्वेंट्री के हवाले से जो कॉस्ट है उसके तीन किस्में हैं। एक तो है ऑर्डर कॉस्ट। Order cost includes all costs associated with preparing a purchase order. एक ऑर्डर जब आप प्रिपेयर करते हैं तो इस दौरान आपका जो कॉस्ट लगता है वो क्लर्क जो या इस काम पे लगा हुआ है उसकी तनख्वाहें, इस तरह के और कई चीज़ें, तो वो ऑर्डर कॉस्ट में आती है। एक है कैरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स शॉर्टेज कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री आइटम्स। तो इट इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री आइटम्स। वो जो आप इसको स्टोर करके रखते हैं, तो इन्वेंट्री को जब आप स्टोर करके रखते हैं तो उस पर उस वक्त जो कॉस्ट आता है मुख्तलिफ किस्म का। एक तो वो उसमें एक बिल्डिंग आप खरीदेंगे, वहाँ ये बिल्डिंग रखेंगे, उसमें बड़ी मिकदार में वो चीज़ रखेंगे, तो उस पर रेंट लगेगा, उस पर इंश्योरेंस लगेगा, उस पर तो वो खर्चा जो है ये कैरिंग कॉस्ट है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट में सिर्फ ये नहीं आता, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय इन्वेस्टिंग इन इन्वेंट्री। जाहिर है आपका काफ़ी पैसा उधर बंद हो जाता है। अगर ये पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट कर लें किसी और जगह पर, तो आप उधर से आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री में आप पैसा बंद करते हैं तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको आता है। इसके अलावा आपके पास शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट भी आ जाता है, और इट इंक्लूड्स दोज कॉस्ट इनकर्ड व्हेन एन आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक। दिस इंक्लूड्स लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक तो प्रॉफिट में जो कमी आ जाती है वो ऑन सेल्स, प्लस लॉस्ट कस्टमर गुडविल, और एक तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जो कमी आ जाती है और कस्टमर की गुडविल जो मुतासर होती है, तो ये शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट है। तो दो तीन किस्म के कॉस्ट हैं जो इन्वेंट्री के हवाले से हैं। ऑर्डर कॉस्ट है, जो ऑर्डर को प्रिपेयर करना और ऑर्डर पे भेजना वगैरह, तो उसके परचेज ऑर्डर के हवाले से, तो उसमें कुछ लोगों की तनख्वाहें जो उस काम पे लगे हुए हैं या उनका एक ख़ास मिकदार में कहाँ वक्त जो उस पर लगता है। इसके अलावा ऑर्डर को मेल वगैरह किसी तरीके से भेजने पर उसके खर्चे और इस तरह के खर्चे, बहरहाल ये ऑर्डर कॉस्ट है। दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ये है कि आप उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए आपने कोई जगह रखनी है और उसका आपने ज़ाहिर किराया देना है, और साथ ही साथ आपने उसको शायद इंश्योरेंस करनी है।
तो उसका भी इंश्योरेंस भी पे करनी है, तो ये भी आपको कैरिंग कॉस्ट आता है। इन चंद एक इस तरह के कॉस्ट के अलावा आपने उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो भाई बड़ी मिकदार में पैसा इधर बंद हो रहा है, अगर ये पैसा आप कहीं और बंद करें तो मुमकिन है बिलफर्ज बैंक में ही फिक्स अकाउंट में रख लें तो शायद आप उस पर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जो यहाँ पर जो है ना जब आप पैसा इधर बंद करते तो वो आप नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें आ जाता है। और शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट जो है, जब आप के पास कोई आइटम स्टॉक में मौजूद ना हो, कस्टमर कहीं और जा रहा हो, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जो कमी आती है सेल्स पे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा कस्टमर के गुडविल जो खराब होती है, तो ये बहरहाल 2-3 किस्म का कॉस्ट है। इन्वेंट्री कॉस्ट फॉल इनटू दीज 3 कैटेगरीज। ये जो इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल हम करते हैं, व्हाट इट डिलीवर्स टू यू, it should deliver to you how much to order and when to order। यानी आप ये पूरी एनालिसिस आपको ये बताए कि आपने कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है, ठीक है ना। ये है इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल, वो इन 2 क्वेश्चन का आंसर करें आपको। चले जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जब इस तरह एग्जांपल करेंगे कि ये आपको बताएंगे कि आपने कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है। अच्छा जी, इसके लिए कई एक आइडियाज हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज है? द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल डिटरमिन्स द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज द सम ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। द सम ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को ये मिनिमाइज कर रहा होता है। इसके कुछ assumption है इस एनालिसिस के। डिमांड इज assumed टू बी नॉन एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जरा मुश्किल किस्म की assumption है, लेकिन बहरहाल ये एक assumption ले लिया, क्योंकि इसका मतलब है कि डिमांड में सीजनल किस्म की वेरिएशन नहीं हो रही। और हमारे पास सीजन्स में बास चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ईद के करीब कपड़ों वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सीजनल इफेक्ट्स को ये इग्नोर कर रहा। दूसरा है ऑर्डर कॉस्ट इज assumed टू बी फिक्स्ड अमाउंट एंड यूनिट कैरिंग कॉस्ट आर assumed टू बी कांस्टेंट। ऑर्डर कॉस्ट भी एक फिक्स्ड अमाउंट है, ये तो खैर चले फिर भी कुछ ज़हन मानता है, और यूनिट कैरिंग कॉस्ट आर assumed टू बी कांस्टेंट। और चूंकि इसमें सबसे अहम मसला इस डिमांड के, सिंस डिमांड एंड लीड टाइम आर assumed टू बी डिटर्मिनिस्टिक, ये ज़रा अहम बात है ये कि भाई ये पहले से डिटरमिन हो सकते हैं यकीनी तौर पे। डिटर्मिनिस्टिक का ये मतलब है, इसका अपोजिट होगा प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकास्टिक। और इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब यही होगा कि उसका एक खास मिकदार में चांस होगा एक पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने का, 100% वो डिटरमिन नहीं हो सकता। तो राइट नाउ हम डिमांड को डिटर्मिनिस्टिक एज्यूम कर रहे हैं। देयर आर नो शॉर्टेज कॉस्ट। तो शॉर्टेज कॉस्ट चूंकि डिमांड को आप डिटर्मिनिस्टिक एज्यूम कर रहे हैं, तो शॉर्टेज कॉस्ट नहीं हो सकती। बहरहाल इन तमाम एजम्पशन के बेस पे हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फार्मूला है। कहाँ से आया है ये डिटेल आपको नहीं बतानी, ठीक है ना। बहरहाल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है विद इन द रूट 2 multiplied by annual demand multiplied by ordering cost divided by carrying cost per unit। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपको बताएगा कि हर एक ऑर्डर में आपको कितनी मिकदार में इन्वेंट्री मंगानी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ताकि ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ये बेसिकली आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज द सम ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि शॉर्टेज कॉस्ट तो इसमें मौजूद नहीं है और बाकी कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है। तो ये फार्मूला है, इसके मदद से वो मिनिमाइज हो जाता है। इंशाल्लाह इन सब पर मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले मैं थ्योरी जरा इसकी कवर कर दूं। दूसरा हमारे पास है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट विच आंसर्स व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर। मैंने कहा था ना, एक तो ये कि कब ऑर्डर करना है और दूसरा कितना ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पता चल गया कितना ऑर्डर करना है, और कब ऑर्डर करना है तो वो रीऑर्डर पॉइंट से पता चल जाएगा।
इट रिक्वायर्स अ नॉलेज अबाउट द लीड टाइम. अब लीड टाइम क्या है? विच इज द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी. ये रूटीन में होता है. बिलफर्ज आप पेशावर से ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर लाहौर जाता है, उसमें भी जाहिर है कि मेल पे उसके आने जाने पर वक्त लगता है. और इसके अलावा और आपका ऑर्डर वहाँ जाता है, और भी ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ पर वो क्यू में लगता है, उनको ऑर्डर फिल करने में वक्त लगता है. बिलफर्ज आपके जगह पर जो है ना पेंट्स आप बेचते हैं और आपने लाहौर से मंगाने, वो पेंट्स आते आते जो है बिलफर्ज वक्त लग जाता है. तो जब आप ऑर्डर आज दे देते हैं तो डिलीवरी कब मिलती है, दरमियान में कितना टाइम लगता है, ये है लीड टाइम. ठीक है ना. तो एक तो आपको ये लीड टाइम मालूम होना चाहिए. रीऑर्डर पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड एज, इसका ये फार्मूला है, रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू लीड टाइम, कितना वक्त लगता है आज ऑर्डर प्लेस करने के बाद डिलीवरी मिलने तक कितना वक्त लगता है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूजेज पर यूनिट ऑफ टाइम. और ये कि बिलफर्ज लीड टाइम आपके पास जो है ना सपोज 10 डेज का है, और पर डे आप कितने यूनिट वो जो भी चीज़ मंगा रहे हैं वो पर डे कितने निकल जाते हैं. तो अगर वो पर डे बिलफर्ज 50 यूनिट्स निकल जाते हैं और आपके पास 10 दिन का लीड टाइम है, तो 50 इंटू 10 तो 500, तो आपको रीऑर्डर पॉइंट, यानी जब आपके पास इन्वेंट्री 500 तक पहुंच जाए तो आपको फौरन ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए. तो रीऑर्डर पॉइंट बेसिकली क्या है, ये वो इन्वेंट्री का वो लेवल है कि वहां तक अगर आपके पास ये पहुंच जाए एक पर्टिकुलर चीज, तो आपको तब फौरन ऑर्डर कर देना चाहिए. This gives the level of inventory at which the new order should be placed. If there is need for safety stock, और अगर आपने सेफ्टी स्टॉक रखना है, यहां पर याद रखें इस फार्मूले में सेफ्टी स्टॉक का कोई जिक्र नहीं है, और लेकिन अगर आपने सेफ्टी स्टॉक रखना है, और ये आप कब रखते हैं, जब डिमांड फ्लक्चुएट करता है, जब डिमांड मुख्तलिफ वजूहात से ऊपर नीचे हो रहा होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक ना हो, तो फिर आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है. देन इट शुड बी एडेड टू द रीऑर्डर पॉइंट. तो फिर रीऑर्डर पॉइंट का फार्मूला है, यही फार्मूला है लेकिन प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है, तो फार्मूला जरा बदल जाता है. आगे जाते हैं जी. अब इसमें एक अहम मसला है कि यह सेफ्टी स्टॉक क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. When lead time and demand are not certain, अगर आपके पास डिमांड गैर यकीनी हो, लीड टाइम गैर यकीनी हो, या फिर दोनों गैर यकीनी हो, तो फिर आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है. द फर्म मस्ट कैरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इन्वेंट्री कार्ड से, और ये जो एक्स्ट्रा यूनिट है इनको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक, एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल स्टॉक आउट. तो स्टॉक आउट से बचने के लिए आपने सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है. To decide on the optimal level of safety stock, one must take into account cost of not having enough inventory. तो इसमें ये सेफ्टी स्टॉक का ऑप्टिमल लेवल कितना होना चाहिए, तो इसमें ये ज़रूरी है कि कंपनी इस बात का फैसला करे कि उनके पास इन्वेंट्री कम हो जाए तो इससे क्या मसाइल हो सकते हैं. ठीक है ना. और उनके शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट कितने हैं. तो स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए आपके पास दो मेथड है. टू मेथड ऑफ कंप्यूटिंग सेफ्टी स्टॉक आर प्रेजेंटेड यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल. हम एक को कहेंगे मेथड 1 और एक को मेथड 2 कहेंगे. मेथड 1 जो है, दिस मेथड डू नॉट कंसिडर स्टॉक आउट कॉस्ट, और मेथड 2 जो है इट कंसिडर स्टॉक आउट कॉस्ट. तो इन दोनों में ज़रा फ़र्क ये है कि मेथड 1 इस एतबार से ज़रा कमज़ोर है कि वो स्टॉक आउट कॉस्ट को खुद अलग से कंसिडर नहीं करता, और मेथड 2 जो है उसको भी कंसिडर करता है. ठीक है. अच्छा जी. नॉट थैंक यू फॉर योर टाइम, क्योंकि अब मैंने आपको एक्चुअली इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं. ठीक है. तो अभी ज़रा सब्र करें, अब आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स बताते हैं. ये एक एग्जाम्पल है और हम इसी एग्जाम्पल को आगे मुसलसल कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप इस एग्जाम्पल को अभी से ही एंड तक याद रखेंगे. हम इसी एग्जाम्पल में मामूली चेंजेस करके दूसरी एग्जाम्पल बनाएंगे.
Oakman sporting goods stores sporting goods store buys baseball at $25 per dozen. अच्छा भाई ये एक स्टोर है जो बेसबॉल खरीदता है $25 पर दर्जन, एक दर्जन के $25 पे करके वो बेसबॉल खरीदता है फ्रॉम इट्स होलसेलर, जो भी होलसेलर है उसे वो खरीद लेता है. Oakman will sell 35,000 dozen baseball evenly throughout the year. अच्छा ये काफी बड़ी मिकदार में बड़ा स्टोर है, अंदाजा हो रहा है कि 35,000 दर्जन बेसबॉल के ये बेचता है. और इवनली का मतलब ये है कि हर पूरे साल ये इसमें सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होती, ये पूरे साल तकरीबन एक जैसे बिकते हैं. Oakman desire a 12% return on investment. This cost of capital. ये जो है वो पैसे हैं 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन्वेंट्री पर जो उसके पैसे बंद होते हैं तो उस पर भी उसको 12% रिटर्न, कि भाई अगर मैं इसको इन्वेंट्री पे बंद ना करूं बैंक में रखूं तो मुझे इतने % तो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसको एक खास रिटर्न जो है इन्वेंट्री के पैसे पर चाहिए. एक तो दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन एडिशन रेंट है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस है एक्सेट्रा फॉर ईच डजन बेसबॉल इन इन्वेंट्री. ये हर दर्जन बेसबॉल के पर जो उसको रेंट पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस जो टैक्सेस पे करते पड़ते हैं एक दर्जन पे वो $0.50 है, ठीक है ना. और द ऑर्डर कॉस्ट इज $10. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है. रिक्वायर्ड क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये मालूम करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करनी है, एवरेज इन्वेंट्री मालूम करनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर मालूम करना है और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मालूम करनी है. सबसे पहले है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है. तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो ये है कि स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या चल रहा है और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चल रहा है. और ये सारा पर यूनिट चल रहा है, मैं पर यूनिट बात कर रहा हूँ. तो स्टोरेज कॉस्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया कि रेंट है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस वगैरह जो उसको पर पे कर रहे हैं वो 0.50, वो स्टोरेज कॉस्ट में 0.50 वही आ गया. प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वो जो एक दर्जन पे $25 वो पे कर रहा है उसका 12%, क्योंकि उसको अपने पैसे पर 12% रिटर्न चाहिए, तो 12% ये हो गया. तो अब आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कैलकुलेट होगा. ये देखें 0.50 प्लस 0.12 यानी 12% मल्टीप्लाई बाय 25 और इंटर करें तो ये 3.50. ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है. और ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इसलिए अहम है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इधर डिनोमिनेटर में इस्तेमाल होगा. चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं. तो ये तो एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपने मालूम कर लिया, यानी पर यूनिट का यह मतलब है एक दर्जन बेसबॉल पर क्या खर्च है, क्योंकि याद रखें पूरे एग्जांपल में एक दर्जन बेसबॉल जो है एक यूनिट है. दूसरा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया, दिस इज इक्वल टू, बाकी तो फार्मूला में 2 तो ये फार्मूले का है. एनुअल डिमांड उन्होंने ये बताया, देखिए 35,000 एनुअल डिमांड है उनका जो पूरे साल वो बेचते हैं, ये एनुअल डिमांड है. ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्होंने ये बताया वो $10, ये इधर आ गया. और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो हमने अभी कैलकुलेट किया 3.50, ये इधर आ गया. और इसको अब सॉल्व करना, ये देखें मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रहा हूं. 2 मल्टीप्लाई बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3.50 ये आ गया. और इसका रूट लेना, और इसका रूट 447.2 मैंने अप्रॉक्सीमेट करके 447 डजन कर दिया है. यानी आपको एक ऑर्डर में इतने दर्जन बेसबॉल मंगाने चाहिए. तो ये हाउ मच टू ऑर्डर का फैसला यहां पर हो गया, हाउ मच टू ऑर्डर का फैसला यहां पर हो गया. दूसरा है एवरेज इन्वेंट्री.
अब एवरेज इन्वेंट्री किस आइडिया पर है, एवरेज इन्वेंट्री का ये बात ये किस आइडिया पर है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं। देखिए एक सिंपल सा आइडिया है, आपके पास जब हर ऑर्डर में आप इन्वेंट्री मंगाएंगे 447 डजन, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके पास होगी 447 डजन। मिनिमम कितनी होगी जब ये सारे बिक जाए 0, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई एवरेज कैसा होगा, मैक्सिमम मिनिमम को प्लस करके 2 पे डिवाइड, क्योंकि एक मैक्सिमम है एक मिनिमम, दो चीजें हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला इस तरह है, मैक्सिमम है 447, मिनिमम है 0, और इन दो नंबर को प्लस किया तो 447, और उनका एवरेज चूंकि दो नंबर को प्लस किया तो एवरेज करने से 2 पे डिवाइड करें। लेकिन ये लंबी बातें हैं, मुख्तसर बात यह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 2 पे डिवाइड कर लें, ये एवरेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए, तो आप 447 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 223.5 डजन ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, के साल में आप कितने ऑर्डर्स देंगे, साल में कितने ऑर्डर्स देंगे। तो देखें आपका सालाना डिमांड कितना है, उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि एक ऑर्डर में आप इतनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं, तो सालाना डिमांड आपका है 35,000 और एक ऑर्डर में आप इतने मंगा रहे हैं, तो इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे 35,000 को आप डिवाइड करेंगे 447 पे, तो ये 78 अप्रॉक्सीमेटली, तो आप 78 ऑर्डर्स पर ईयर भेजेंगे, आप सालाना 78 ऑर्डर्स भेजेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आपके इन्वेंट्री पे टोटल, एक तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया, आखिरी बात है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री पे टोटल हमारा खर्चा कितना, तो एक तो है कैरिंग कॉस्ट और फिर है ऑर्डर कॉस्ट, यही दो है। शॉर्टेज कॉस्ट का तो इधर कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि डिमांड को डिटर्मिनिस्टिक हम एज्यूम कर रहे हैं, तो शॉर्टेज कॉस्ट नहीं आएगा। कैरिंग कॉस्ट होगा, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वो हमने थोड़ी देर पहले मालूम किया 3.50 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, और ये एवरेज इन्वेंट्री है 447/2, ठीक है ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। वजह सिंपल सी है कि जब ऑर्डर आएगा तो आपका ये कैरिंग कॉस्ट जरा बढ़ जाएगा, लेकिन जब इन्वेंट्री खत्म होने के करीब हो जाएगी तो ये कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो हमने उसकी एवरेज अमाउंट रखी है, और उस एवरेज अमाउंट रखने का तरीका क्या है कि इन्वेंट्री के जो अमाउंट हमने इधर इस्तेमाल किया वो एवरेज इस्तेमाल किए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2 वो हमने इस्तेमाल किया, प्लस ऑर्डर कॉस्ट है और सालाना ऑर्डर्स कितने हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो बहरहाल ये 3.50 मल्टीप्लाई बाई 447/2 प्लस 10 ऑर्डर कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाई ये वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। इसको आप सॉल्व करें तो सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व करें तो ये देखें 3.50 मल्टीप्लाई बाई 447 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 35,000 डिवाइडेड बाई 447, और ये 1565 राउंड करके मैंने 1566 कर दिया। राउंड इसको नहीं कहेंगे, राउंड अप कहेंगे, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। दोबारा अप्रॉक्सीमेटली हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट इतना है। तो एक तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये बाज आइडियाज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि यही एक एग्जांपल मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ रिकंसिडर द प्रीवियस एग्जांपल, मतलब जो पिछला डेटा है वो आपके जहन में रहना चाहिए। एज्यूम दैट द लीड टाइम इज कांस्टेंट 2 वीक्स। लीड टाइम क्या है कि आप आज ऑर्डर देते हैं और इन्वेंट्री जिस तक आपने ऑर्डर दिया उसके वापस आप तक आज आप ऑर्डर देते हैं वापस पहुंचने तक आपको कितना वक्त लगता है। ये कह रहे हैं कि लीड टाइम है 2 वीक्स, 2 वीक्स में आप आज ऑर्डर देते हैं तो 2 वीक्स में वो चीज पहुंच जाती है और वो कांस्टेंट है। एंड देयर आर 50 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर, ठीक है, और साल में हम 50 वीक्स काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे अब आप रीऑर्डर टाइम मालूम करें, कंप्यूट रीऑर्डर टाइम। तो रीऑर्डर टाइम का फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। स्टॉक फिलहाल हम जो है ना
रीऑर्डर का, चले मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ये रीऑर्डर के लिए हमारे पास ये रीऑर्डर पॉइंट, ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं कर रहे, तो सेफ्टी स्टॉक के बगैर तो आपको पता है रीऑर्डर का यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला भी यूज हो रहा है। इसमें लीड टाइम होता है और डिमांड पर वीक होता है। क्योंकि ये वीक्स में है तो ये भी वीक में चलेगा, अगर ये डेज में होता तो ये डेज में चलता। बहरहाल तो लीड टाइम हमारे पास 2 वीक्स है, तो यहाँ 2 वीक्स है, और इसको डिमांड को भी आपने, डिमांड या यूजेज जो भी है उसको आपने वीक्स में रखना है। तो सालाना आपका इतना डिमांड है, इसको 50 वीक्स पे डिवाइड कर ले तो ये पर वीक डिमांड हो जाएगा। पर वीक डिमांड और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वीक्स। तो देखिए ना, एक वीक में आपके 700 डजन जो है ना बेसबॉल के बिक जाते हैं। एक वीक में 700 डजन बिक जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 वीक्स में आपको 1400 डजन चाहिए। और समझ आ रही है भाई कि भाई आपके 2 वीक्स में इतने दर्जन जो हैं, इतने दर्जन आपके बेसबॉल के बिकते हैं। तो जब आपकी इन्वेंट्री 1400 डजन पे आ जाए तो आपका नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि 2 वीक्स लगेंगे और इस 2 वीक्स में यही बिकेंगे। पहले वीक में 700 और दूसरे वीक में 700, तो इन 2 वीक्स में ये बिकेंगे, तब तक आपके पास और इन्वेंट्री आ चुकी होगी। तो रीऑर्डर पॉइंट कितना हो गया? 1400। अच्छा जी, अब जरा आगे भी आते हैं। Reconsider the previous example. Again consider that. Suppose that the store is faced with a variable usage for baseball. अब ये बता रहे हैं कि ये यूजेज या डिमांड जो है ये वेरिएबल है, ये कभी बढ़ जाती है, कभी बेसबॉल के लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं, कभी कम खरीदने लगते हैं। The store management assumes 880 dozen as maximum expected usage per week. तो ये वो एज्यूम कर रहे हैं कि एक वीक में 880 मैक्सिमम, वैसे एवरेज तो 700 ही चल रहा है। एवरेज तो हमने इधर मालूम कर लिया था, पर वीक 700, लेकिन मैक्सिमम वो एज्यूम कर रहे हैं कि 880 तक बात चली जाती है। ठीक है ना? तो इस सूरत में फिर आपने देन कंप्यूट सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर टाइम विथ सेफ्टी स्टॉक। विथ सेफ्टी स्टॉक का क्या मतलब है कि अब आपने ये फार्मूला नहीं, ये नीचे वाला सेफ्टी स्टॉक को प्लस जिसमें करते हैं ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो रीऑर्डर पॉइंट आपने मालूम करना है और सेफ्टी स्टॉक मालूम करना है और रीऑर्डर पॉइंट मालूम करना है विद सेफ्टी स्टॉक। तो अब इसमें सिंपल सा है, ये याद रखें कि मैं मेथड 1 बता रहा हूं, ठीक है, और जो सेफ्टी स्टॉक के कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। मेथड 1 क्या करता है? मेथड 1 जो है ये देखें, दिस मेथड डू नॉट कंसिडर स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट को ये कंसिडर नहीं करता। ठीक है, ये प्रोसेस स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूजेज पर वीक कितना है? वो 880 है। और ये तो मैक्सिमम है ना, एवरेज कितना है? वो एवरेज है 700, जो मैंने इधर बता दिया था, वो इससे माइनस करना है। जब भी आप माइनस करेंगे तो फर्क आ रहा है 180 का, और ये पर वीक है। ये 700 भी पर वीक है, 880 भी पर वीक है। तो एक वीक में फर्क अगर हम 700 रखें तो 880 तक बात जा सकती है, 180 का मसला पड़ सकता है। तो एक वीक में 180 और हमारे पास लीड टाइम कितना है? 2 वीक्स का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेफ्टी स्टॉक बन जाता है 360। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या कैलकुलेशन की? सबसे पहले मैंने 880 से माइनस किया 700, ये 180 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से जो हमारा लीड टाइम है, और ये 360 आ गया। ये 360 आपके पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है कि पहले आपने रीऑर्डर पॉइंट में जो कुछ कैलकुलेट किया है उसके साथ वही सारा फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1400 ही आएगा जैसे इधर आया है, लेकिन उसके साथ 360 मजीद प्लस कर लें। ठीक है, 1400 पुराना था, 1400 प्लस 360 ये कर लें तो 1760 आप डजन जो है ना आपके पास रीऑर्डर टाइम हो जाएगा। अब ये बात हो गई कि आपके पास 1400 नहीं 1760 तक जो है ना ये इन्वेंट्री बेसबॉल की 1760 डजन
डजन बेसबॉल रहेंगे तो आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इसका ये मतलब है। तो रीऑर्डर पॉइंट ज़रा डिफरेंट हो गया, 1400 के बजाय 1760 पे पहुंच गया। अच्छा, ये था मेथड 1 जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, वो स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। अब मेथड 2 पे आते हैं जो स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसिडर करता है। मेथड नंबर 2, उसी एग्जांपल को दोबारा कंसिडर करें। सपोज दैट द टोटल यूजेज ओवर अ 2-week पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा, अब यहां मसला है, यहां वो मैक्सिमम वाला मसला नहीं है। यहाँ सिचुएशन ये है कि वो 2 वीक में रिकंसिडर द प्रीवियस, एक तो पिछला सारा बात आपको याद होनी चाहिए। सपोज दैट टोटल यूजेज ओवर अ 2-week पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। 2 वीक पे हमारे ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन हमारे हो सकती है कि पर वीक 600 बिके और इसका चांस कितना है 20%। 0.2 का मतलब है 20%। 700 बिके जो हमारा एवरेज है पर वीक, तो उसका चांस कितना है 40%। 800 भी बिक सकते हैं, उसका चांस है 20%। 900 तक भी बात जा सकती है लेकिन उसका चांस है 10%। और 1000 तक भी बात जा सकती है, उसका चांस है 1%, 0.1%। 0.1% का मतलब 10% होता है। अच्छा, एक चीज़ है बात में रखें, ये प्रोबेबिलिटी वाले इसका जो है ना सम, ये 1 होना चाहिए, इसका टोटल 1 होना चाहिए। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये 1 आ गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। बहरहाल, सपोज फर्दर द स्टॉक आउट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड $8.03 पर डजन। तो अगर आपका अगला आता है 1 दर्जन बेसबॉल मांगता है और आपके पास स्टॉक आउट का है, आपके पास कुछ नहीं है इन्वेंट्री में, तो ये जो आपको मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट पड़ते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कंपनी ने एस्टिमेट किया $3 पर डजन, 1 दर्जन के पर $3। रिकॉल दैट कैरिंग कॉस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 3.50 है, ये पर डजन है। कंप्यूट द एप्रोप्रिएट सेफ्टी स्टॉक, तो एक मुनासिब सेफ्टी स्टॉक, और ज़ाहिर है मुनासिब सेफ्टी स्टॉक वही होता है जिसपे हमारा ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा हो। एंड रीऑर्डर टाइम विद सेफ्टी स्टॉक, ठीक है ना। तो रीऑर्डर टाइम भी मालूम करना है सेफ्टी स्टॉक के समेत, यानी सेफ्टी स्टॉक जिसमें प्लस कर दें वो वाला मालूम करना है। अच्छा, अब आपको ये बात याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, द कंपनी इज ऑलरेडी मेंटेनिंग $700 डजन ऑफ बेसबॉल इन ऑर्डर टू मीट द एवरेज यूजेज डिमांड पर वीक। एवरेज यूजेज और एवरेज डिमांड पर वीक, बहुत एवरेज डिमांड तो 700 चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। द फॉलोइंग टेबल शो नेसेसरी कंप्यूटेशन रिलेटेड टू सेफ्टी स्टॉक। अब जरा इस टेबल को देखें, इसमें ये भी थोड़ा नजर आना चाहिए। ये एक मुख्तलिफ ऑप्शन है। एक सूरत तो ये है कि आप कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, 0। एक सूरत ये है कि 100 रखते हैं, 200 रखते हैं, 300 रखते हैं। इसका मैं बताता हूँ कि ये क्यों, मैंने खास यही क्यों ली है। अगर आप 0 लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास रूटीन का स्टॉक 700 तो है एक वीक के लिए, लेकिन सेफ्टी पे कुछ नहीं रखा। याद रखें, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं रखा, बाकी रूटीन का 700 आपके पास है, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं रखा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या सूरत हो सकती है। अगर उस वीक में आपके पास 600 बिक रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं होगा, आपके पास ऑलरेडी 700 है तो यह मसला नहीं होगा। ये 700 बिक रहे हैं तो भी मसला नहीं होगा क्योंकि 700 तो है आपके पास। अलबत्ता अगर डिमांड 800 पे चली जाए, 900 पे चली जाए, 1000 पे चली जाए तो फिर मसला होगा क्योंकि आपके पास तो 700 है। तो अब अगर देखें डिमांड 800 पे चली जाए तो आपके पास 100 डजन बाल कम पड़ेंगे अगर डिमांड 800 पे चली गई, और इसका चांस कितना है 0.2। तो देखें डिमांड 800 पे चलेगी तो आपके पास 700 तो है, 700 बिक जाएंगे, ये 100 बच
वो कहीं और से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो 100 का चांस कितना है? 0.2। 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस अगर डिमांड 900 पर चला गया तो आपके पास तो 700 थे, वो बिक गए 200, उसने कहीं और से खरीदे। वो 200 का चांस कितना है? वही जो 900 का चांस है, 0.1 प्लस अगर डिमांड 1000 पे चले गए तो आपके पास तो सिर्फ 700 का इंतजाम था। तो अब आपके पास कितना? 300 कम हो गए। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 1000 का प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। बहरहाल ये 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इस सब को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 70। इस तरह देखें, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 0.1, और ये आपके पास 70 आ रहा है। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। अच्छा जी, आगे देखें, अगर आपने सेफ्टी स्टॉक रखा 100 तो फिर क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक अगर आपने 100 रखा, 700 आपके पास पहले से ही थे पर वीक के लिए, वो जो एवरेज था उसके लिए तो 700 आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे थे, और 100 आपने सेफ्टी स्टॉक रखा, तो 7 प्लस 100 यानी आपके पास 800 तक हैं। तो इसका मतलब है यहां आपको मसला नहीं पड़ेगा, यहां मसला नहीं पड़ेगा, यहां मसला नहीं पड़ेगा, इन तीन जगहों पर मसला नहीं पड़ेगा। इवन 800 तक भी चला जाए तो मसला नहीं पड़ेगा, क्योंकि 700 आपके पास रूटीन में है और 100 आपने सेफ्टी स्टॉक। तो 7 प्लस 100 800, यहां तक मसला नहीं पड़ेगा। मसला कब पड़ेगा? जब डिमांड 900 या 1000 पे चला जाए। 900 पे जाएगा तो आपके पास वो 100 का मसला पड़ेगा, 1000 पे जाएगा तो आपको 200 का मसला पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास 800 हैं। तो 900 और 800 में 100 का फर्क है, और 1000 और 800 में 200 का फर्क है। तो बहरहाल इसी उसूल पे जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया, ये आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन हो जाते हैं और ये प्रोबेबिलिटी, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका थर्ड ही आंसर आता है। अगर आप 200 रखें तो 7 प्लस 200, तो ये आपके पास 900 है। तो डिमांड इवन 900 तक पहुंचे तो कोई मसला नहीं होगा। मसला कब होगा? जब डिमांड 1000 तक पहुंचे, और 1000 और 900 तक जहां तक आपने इंतजाम किया हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान 100 का फर्क है। तो 100 इंटू 0.1, ये बिल्कुल उसी उसूल पे ऊपर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का आपको एवरेज स्टॉक आउट आ जाएगा। और अगर आपने 300 रख लिया तो 700 तो ऑलरेडी है, 7 प्लस 300, तो आपने इवन 1000 का भी हिसाब कर दिया है। और चूंकि इसी में ही सारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसके बाद आगे और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो सारे का आपने हिसाब कर लिया। अब आपके पास स्टॉक आउट नहीं आ सकता, लिहाजा स्टॉक आउट 0। अच्छा जी, ये तो हो गई कहानी कि भाई एवरेज स्टॉक आउट या 70 हो सकता है, या 30 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 0 हो सकता है। ओके, अब एवरेज स्टॉक आउट, लेकिन याद रखें कि ये यूनिट्स में है, ये दर्जनों की बात हो रही है, ये बेसबॉल की तादाद की बात हो रही है। अब इसको हम कॉस्ट में बात लेकर जाते हैं। तो पहले तो आप ये देखें, इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये भी किया है कि आपको मजीद बेहतर समझाने के लिए कि ये एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किए गए हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई एवरेज स्टॉक आउट। एवरेज स्टॉक आउट तो यहां पर है, ये 3 कहां से आ गया भाई? ये देखें ना, स्टॉक आउट कॉस्ट, एवरेज स्टॉक आउट पर दर्जन कितना, स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है? 3 है। तो वही 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 70 210, 3 इंटू 30 ये 90, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 0 इज 0। तो ये एवरेज स्टॉक आउट इन 1 ऑर्डर, और लेकिन ये एक ऑर्डर के जमाने की बात हो रही है, और आप सालाना कितने ऑर्डर दे रहे हैं? 78, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। ये एक ऑर्डर के अंदर में अंदर जो है ना, इतना स्टॉक आउट आपके कॉस्ट पड़ सकता है। तो टोटल एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आपके कितने हो जाएंगे? तो उसके लिए साल में कितने ऑर्डर्स आप देते हैं? 78 ऑर्डर्स। तो 78 से आप इन सबको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहली बात यह है कि ये 210 कहां से आया? ये 210 तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस 70 से।
70 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आ जाता है 210 ये वाला, लेकिन ये तो एक ऑर्डर में है। 78 ऑर्डर्स में तो अगेन मल्टीप्लाई करें 78 तो ये 16,380। अब यहां आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आउट कॉस्ट तो बड़े तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करते हैं स्टॉक आउट पे, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्ट हो सकता है। बाकी अगर स्टॉक आउट एवरेज स्टॉक आउट 30 है तो उसके मुताबिक चलेगा। देखें इस तरह होगा 30 इंटू 3 तो ये 90 हो गया, इंटू 78 तो ये 70/20 ये आप इतने डॉलर्स का आपको सालाना खर्चा पड़ेगा। इसी तरह 10 के लिए करें, इस तरह 0 के लिए करें, 12 ये फिर कॉलम आपके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ एक और चीज है और वो है कैरिंग कॉस्ट। ये तो स्टॉक आउट कॉस्ट है, एक है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। एक ये कैरिंग कॉस्ट अगर आपने सेफ्टी स्टॉक सिरे से नहीं रखा तो कैरिंग कॉस्ट तो 0 हो जाएगा। स्टॉक आउट कॉस्ट आपने 100 रखा तो कैरिंग कॉस्ट जो है ना 350 हो जाएगा। 350 क्यों होगा? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 3.50 है जो हमने ऊपर पढ़ा था एक जगह पर, जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए इसका हमने खुद कैलकुलेट किया था। अब 3.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें ना, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 350 हो गया, ये कैरिंग कॉस्ट है। और अगर 200 रखा तो 200 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो ये आपके पास 700 हो गया। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने ये कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना जी। ये कैरिंग कॉस्ट हो गई। अच्छा जी, और अब आखिरी बात यह है कि टोटल एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इनको प्लस करें। देखिए क्या हो रहा है, इनको प्लस करें तो जस्ट आप इस फिगर और इसको प्लस करें 16,380 या 70/20 प्लस 350 तो 73/70 आ जाएगा। इस तरह ये कैलकुलेट हो। अब जरा इन ये जो आखिरी टोटल कॉस्ट है उसमें देखें कि मिनिमम की तरह आ रहा है। जब आप इस सब को देखेंगे तो पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू है 1050 पर, ठीक है ना। तो क्या पता चला? पता ये चला hence total cost is minimize इसका मिनिमम कहां पर आ रहा है? 1050 पे। 1050 पे when safety stock is equal to 300 तो सेफ्टी स्टॉक 300 रखना ये ज्यादा मुनासिब है। 300 डजन का सेफ्टी स्टॉक रखना मुनासिब है। और इस एतबार से देखें तो रीऑर्डर टाइम कौन सा होगा? लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डिमांड पर वीक, हम पहले कर चुके हैं, उसे 1400 आया था, प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये स्टॉक की स्पेलिंग सही नहीं है, STOCK होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल सेफ्टी स्टॉक 300 प्लस करें तो ये 1700 डजन जो है आपका रीऑर्डर टाइम, ठीक है ना, या रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा। रीऑर्डर टाइम कह लें या रीऑर्डर पॉइंट कह दें, ठीक है ना। तो ये आपके पास इन्वेंट्री 1700 पे पहुंचेगी तो आपको दूसरा ऑर्डर दे देना चाहिए। तो ये था आज की सारी डिस्कशन। होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी। चले मैं दोबारा से सारा कुछ बता देता हूँ एक दफ़ा फिर। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ी और उसमें हमने एक तो मैंने बताया था कि शुरू में मैंने बताया कि पहले तो इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री बेसिकली एक बफर है, एक स्टोर है। और ये स्टोर कब आप रखते हैं कि भाई आपके पास कभी डिमांड वो कह रहे कि ग्राहक का पता नहीं चलता, ग्राहक किसी वक्त भी आ सकता है, तो उसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात बड़ा ऑर्डर आ जाता है ताकि उसको आप सर्व कर सकें और कस्टमर को जो है ना किसी और दुकानों पर या और जगहों पर ना फिरना पड़े। तो ये आपको ख़ास इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। मकसद क्या है इस इन्वेंट्री का कि भाई इस पूरे एनालिसिस का कि इन्वेंट्री पे काफ़ी पैसा बंद हो जाता है, ये कॉस्ट हम कैसे मिनिमाइज करें। इन्वेंट्री के हवाले से 3 किस्म के कॉस्ट होते हैं: ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट जो ऑर्डर से रिलेटेड है, कैरिंग कॉस्ट जो इन्वेंट्री को आप अपने पास स्टोर करते हैं तो स्टोर का भी, और प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका भी कॉस्ट वो कैरिंग कॉस्ट में आता है। और शॉर्टेज कॉस्ट जो है उसमें क्या आता है, उसमें जो है ना आपके
जो है जो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लूज करते हैं वो, या कस्टमर गुडविल को आप लूज करते हैं इस वजह से कि अगला आया, उसने एक पर्टिकुलर आइटम मांगा लेकिन आपके पास नहीं था, शॉर्टेज में था, स्टॉक आउट था, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं तो उसको स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज का मकसद क्या है? डिलीवर ये एक्सरसाइज आपको क्या डिलीवर करेगी? दो चीजें, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है, और ये चीज हमने आगे जाके देखी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, और व्हेन टू ऑर्डर, तो ये रीऑर्डर पॉइंट में हमने व्हेन टू ऑर्डर हमने वो चीज भी देख ली। तो ये दो चीजें जो है आपको इसी इन्वेंटरी प्लानिंग एंड कंट्रोल आपकी हेल्प करती है इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर हमने डिटेल डिस्कशन की और ये बताया कि किन एजम्पशन के तहत इसका क्या फार्मूला बनता है। वो फार्मूला हमने पढ़ा, उस पर एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर रीऑर्डर पॉइंट या बाद का रीऑर्डर टाइम कह देते हैं। तो रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर टाइम के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया और इसका फार्मूला मैंने दो सूरतों में बताया, एक वो जो विदाउट सेफ्टी स्टॉक बताया और एक सेफ्टी स्टॉक के साथ बताया। दो किस्म के फार्मूले इसके बता दिए, ठीक है ना। और फिर सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन के हवाले से मैंने दो मेथड बताए। एक मेथड वो जो स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता, जिसको मेथड 1 हम कहते हैं, और एक मेथड वो जो स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसिडर करता है। नाउ थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे ख्याल में आज आपको कुछ न कुछ इन्वेंट्री के हवाले से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।